स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी बुक कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभी तक हम 7 चैप्टर तक अपना एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ साथ कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं जिनको हम कई पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं, तो कुछ शॉर्ट्स हैं और उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो है चैप्टर नंबर 8, कैसे लिखे कहानी। ये अध्याय क्लास 12th के लिए है और सिर्फ इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये चैप्टर है। तो आज का जो ये अध्याय है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं कि कहानी किस तरीके से लिखी जाती है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं कि आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहानी से तात्पर्य क्या है, कि आखिर कहानी का क्या मतलब होता है। फिर हम देखेंगे कहानी के तत्व और फिर कहानी लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, जो हम कहानी लिखते हैं तो उस समय में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई आपको बताया यही जा रहा है कि कहानी कैसे लिखी जाए। तो बस मेन जो चीज़ें थी वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि कहानी का तात्पर्य क्या है। किसी घटना या पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। चलिए, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं क्या है कहानी। कहीं पर भी कोई एक घटना घटी हो, अब घटना तो ऐसे नहीं होती कि बस घट गई, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें घटित हो चुकी होती हैं, तो उसमें हर एक चीज़ सिलसिलेवार बताना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, कोई भी घटना को हम सिलसिले जहाँ से शुरू हुई, मान लीजिए कि अब आप कोई भी कहानी अगर लिखने जाते हैं, जैसे सिंपल एक कहानी हम आपको याद दिलाते हैं, वो थी एकता में बल कहानी थी ना, जहाँ पर एक किसान थे, उसके 4 बेटे थे। तो ये घटना घटती कब है, इस घटना में मेन जो चीज़ घटी वो क्या था कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि एकता में बल था। ठीक है ना, ये घटना थी। अब इस घटना की क्रमवार जानकारी कहाँ से हुई, हमने बताया कि एक किसान, एक गांव में एक किसान रहा करता था, उसके पास बहुत ज़मीन थी और उसके 4 बेटे थे। उन बेटों में अक्सर झगड़ा होता रहता था, वो किसी की बात नहीं मानते थे। फिर ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये क्रमबद्ध घट रही हैं और हमने उस घटना के क्रमबद्ध, यानी कि जब वो घटना एंड में घटी तो उससे पहले जो चीज़ें हो चुकी थी उन सब का सिलसिलेवार हमने आपको जानकारी दी। फिर उसके बाद उसमें पात्र और समस्या। पात्र क्या हुए, किसान और उसके 4 बेटे। समस्या क्या थी कि बच्चे आपस में झगड़ते थे और एक साथ रहने के महत्व को नहीं समझते थे, तो ये समस्या हो गई। फिर है जिसमें परिवेश हो। अब अगर उसमें हम परिवेश कहाँ का डालेंगे, गांव को डालेंगे। कहाँ का परिवेश हम देखेंगे कि भाई वो गांव है, गांव में जाहिर सी बात है परिवेश इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि जब हम कोई कहानी बनाते हैं तो पढ़ने वाला हमेशा उसकी एक काल्पनिक दुनिया में खो जाता है, अपने दिमाग में एक उसकी कल्पना करने लगता है। तो इसलिए हमें ये बताना पड़ता है कि कहानी कहाँ घटित हो रही है। तो हमने ये बताया कि कहानी एक गांव में घटित हो रही है। जैसे ही हम गांव का नाम लेंगे, आपको एक गांव अपने दिमाग में बनता दिखाई देगा, एक झोपड़ी दिखाई देगी, एक बीमार किसान दिखाई देगा, उसके 4 बेटे लड़ते हुए दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करने लगेंगे। तो उसमें एक परिवेश हमने क्या दिया, एक गाँव का। द्वंद्वात्मकता है। द्वंद्वात्मकता क्या है, उनके बीच झगड़ा हो रहा है और पिता समझाने का प्रयास कर रहा है लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे, ये द्वंद्वात्मा है। फिर कथा का क्रमिक विकास हो रहा है। क्रमिक विकास कैसे हो रहा है, किसान बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के बाद उसने क्या कहते हैं धीरे बच्चों को बुलाया, फिर उन्हें फिर क्या दिया, एक एक लकड़ी दी। ठीक है, फिर चरम उत्कर्ष का बिंदु हो। चरम उत्कर्ष कहाँ पर हुआ, जहाँ पर वो बच्चों को एक प्रैक्टिकली उदाहरण देकर समझाता है। पहले एक एक लकड़ी देता है कि लो तोड़ो, तो बच्चे सब तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उन्हें लकड़ी का गट्ठर देता है, कहता है अब तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाते। तो वो है कहानी का चरम बिंदु, जहाँ पर बच्चे चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, उसे कहानी कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपको कि कहानी क्या होती है। कहानी में सिर्फ घटना नहीं होती, उसके पहले जो 4 चीज़ें घट चुकी होती है वो सब कुछ हमें शामिल करना होता है। अब आ जाते हैं कहानी का इतिहास। कहानी का इतिहास क्या होता है, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे जिनका विषय किसी घटना
का वर्णन युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया कि कहानी उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से हमारी कहानियां बनने लगी। एक छोटा बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो देखिए ना, वो चीज़ों को अपनी तोतली भाषा में टूटा फूटा ही वो कहानी बनाता है कि नहीं बताता है। होता है ना, आपके घर में भी कोई बच्चा होगा आस पड़ोस में, उसे आप कोई बताओ तो वो भी कोई बात अपनी कहानी बनाकर ही बताएगा। घर में भी आप मम्मी को अगर कोई बात बताते हो तो फिर जो घटना घटी है उसे एक समराइज वे में एक कहानी के तौर पे ही मम्मा के सामने प्रस्तुत करते हो कि नहीं करते हो। तो कहानी उतनी, अब अगर हम उसके इतिहास में जाएं तो पुराने समय में क्या हुआ था, ये लिखने पढ़ने का इतना प्रोविज़न नहीं था, तो कथावाचक हुआ करते थे। वो हर जगह घूम घूम के कथा सुनाया करते थे। तो उसमें क्या होता था, कहीं युद्ध हुआ, उसमें किसी राजा ने अपनी वीरता दिखाई, उसकी कहानी हो गई। कोई रानी बड़ी सुंदर थी तो उसकी सुंदरता का वर्णन हो गया, किसी की प्रेम कहानी का वर्णन हो गया, किसी की मतलब जो उनके आपसी झगड़े हैं, या किसी राज्य में बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो रहा है तो उसकी कहानी बन गई। तो इस तरीके से वो कथावाचक हर राज्य घूमते थे, और जिस राज्य जाते वहाँ से एक कहानी उनको मिल जाती, उस राज्य में कहानी सुनाते, वहाँ से एक कहानी लेकर अपने संग्रह में जोड़ते और आगे चल के फिर उस कहानी को कहना शुरू कर देते। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश होने लगा। तो पहले क्या होता था, इन सच्ची जो घटनाएं घटती थी इन्हीं की कहानियां होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लेखन कार्य का आरंभ हुआ। तो अब इन सच्ची घटनाओं का प्लॉट लेकर काल्पनिक कहानियों की रचना होने लगी। यानी कि मान लीजिए किन्हीं दो लोगों की प्रेम कहानी थी, उन प्रेम कहानी तो सच्ची में घटी थी, अब उन्हीं की प्लॉट ली कि सच्ची प्रेम कहानी थी तो उन्होंने वहां से प्लॉट उठाया, लेखक ने उसमें अपनी काल्पनिकता डाली और एक नई कहानी का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से नई कहानियों में काल्पनिकता का समावेश करके नई कहानियों का निर्माण होने लगा, सच्ची कहानियों में जो हम काल्पनिकता मिला देते थे। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करते थे। अब कथावाचक क्या होते थे, कहानियों को सुनाते थे। तो अब सुनाते समय क्या करते थे कि सामने किस तरीके के दर्शक बैठे हैं, उसी हिसाब से वो नायक के गुणों का वर्णन करते थे। भाई वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं, सबसे पहले जब कहानियां शुरू हुई तो ये लिखित रूप में नहीं थी, ये किस रूप में थी, मौखिक रूप में थी। तो सबसे प्राचीन जो कहानी वाचन का तरीका है वो है मौखिक कहानी। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम थी, क्योंकि इन्हीं के जरिए क्या हुआ करता था, एक राजा की प्रसिद्धि हुई तो इन कहानियों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य उसकी प्रसिद्धि पहुंचा दी जाती थी। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। आगे बहुत से धर्म चले, धर्म प्रवर्तक हुए तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनसे संबंधित कहानियां बताई, कथावाचकों को बोली, और कथावाचक जो है इन कहानियों को मौखिक रूप में जाके उन लोगों को सुनाया करते थे। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग हुआ। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो विश्व प्रसिद्ध है। तो पंचतंत्र की कहानियां देखी क्या है, इन्हें नैतिक कहानियां कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं कि एक मनुष्य होते हुए हमारे जीवन में क्या मूल्य होने चाहिए। तो जहाँ पर मनोरंजन ही थी कहानियाँ, उसके अलावा प्रसिद्धि, धर्म प्रचार, शिक्षा, हर एक चीज़ के लिए धीरे धीरे कहानियों का इस्तेमाल होना लगा। लेकिन ये सब जो है मौखिक रूप में ही हुआ करती थी प्राचीन काल में। आगे आगे जैसे समय हुआ तो फिर ये लिखित रूप में भी सामने आने लगी। अब आ जाते हैं कहानी के तत्व। जब कहानी की रचना की जाती है तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कथानक। अब देखिए, कहानी लिख रहे हो या नाटक लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, कथानक ज़रूरी है, क्योंकि कहानी बहुत वृहत होती है, कथानक हमेशा छोटा होता है। मैंने आपको बताया 20-25 पेज की अगर कोई कहानी है तो उसका कथानक मात्र 20-25 लाइन का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसको कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कहा जाता है। जिस तरीके से हम कोई मकान बनाएं, घर बनाएं, तो उसके लिए पहले हम एक नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरीके से कहानी को हम विस्तृत रूप दें उससे पहले हमें एक छोटी सा रूप करना पड़ता है कि इस कहानी में क्या घटना घटेगी, कौन कौन लोग होंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। ये जब हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, फिर कहानी लिखते समय उन्हीं एक एक पॉइंट्स को हम काफ़ी बड़ा करते जाते हैं।
सबसे पहला प्रमुख तत्व हमने बताया कथानक। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। मैंने बताया ना, पूरी कहानी उसके अंदर लिखी जाएगी लेकिन बहुत ही शॉर्ट रूप में। सरल शब्दों में कहानी की रचना को कथानक कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य है। कोई भी कहानी है उसका कथानक होना, जैसे आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ते हो, ठीक है, अब आप लोग बुक पढ़ते हो, जैसे आप लोग के सिलेबस में है सूरदास की कहानी, तो सूरदास की झोपड़ी। अब सूरदास की झोपड़ी जो कहानी है उसका एक छोटा सा कथानक होगा कि हाँ, एक भिखारी, अंधा भिखारी था, उसकी झोपड़ी जल गई, और झोपड़ी जलने का जो भी कारण रहा कि किस तरीके से भैरव ने ये सारी चीज़ें करी, वो क्या कहते हैं, वो कहानी आप एक छोटे में लिखोगे, उसको कैसे समझ में आया कि झोपड़ी जल गई तो हम कई बार बना लेंगे। तो इतनी बड़ी कहानी को हमने 4 लाइन में लिख दिया, और फिर जब इसको हमने कहानी लिखना शुरू किया तो उन्हीं मेन पॉइंट्स को बड़ा कहते हुए चले। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य है क्योंकि इसके अभाव में किसी भी कहानी की रचना की कल्पना नहीं की जा सकती। कथानायक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कहते हैं। तो कथानक क्या होता है? कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। कहानी का कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। यानी कि जो कहानी लिखने वाला राइटर है उसके मन में अगर उसने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ उसके साथ घटित हुई, उसके हिसाब से उसके मन में जो भाव उठे वो उसके हिसाब से कहानी लिखता है, लेकिन कहानी से पहले वो कथानक को तैयार कर लेता है। कहानीकार एक कल्पना का विकास करते हुए उसमें परिवेश यानी कि आसपास का माहौल, पात्र मतलब कैरेक्टर, उस कहानी की समस्या को आकार देता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा यानी बनावट तैयार करता है जो कोरी कल्पना ना होकर संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्य से मिलती है। तो समझ में आया, जो कहानी लिख रहा है उसके सामने कोई घटना घटित हो गई या एकदम से उसके मन में कोई विचार आ गया, उन विचारों को वो साकार को पहले क्या करता है, कथानक के रूप में लगता है, फिर उनको जो है एनलार्ज करना शुरू करता है, उनको साकार रूप देना शुरू करता है। दूसरा है द्वंद्व। कहानी में द्वंद्व का तत्व हमेशा होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व मतलब जैसे मान लीजिए एक नायक है, मतलब 2 भाई हैं, सिंपल एक कहानी है, उसमें 2 भाई हैं। एक भाई कह रहा है कि नहीं भाई, हमें जो है ना ये बिजनेस इस तरीके से चलाना चाहिए। दूसरा कहेगा अगर हम इस तरीके से चलाएंगे तो हमारा बिजनेस ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, इसलिए तुम्हें मेरा तरीका अपनाना चाहिए। तो इन दोनों के विचारों में द्वंद्व आया ना। अब ये द्वंद्व ही कहानी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अगर हर एक चीज़ सही से रिलेटेड ढंग से चलती रहेगी तो कहानी में कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, है ना। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाता है। इंटरेस्ट हमारा तभी बढ़ता है जब उतार चढ़ाव होते हैं कहानी में। द्वंद्व 2 विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं या अंतर द्वंद्व के कारण उत्पन्न होता है। तो समझ में आया, बस टकराहट होनी चाहिए, कुछ मुश्किलें होनी चाहिए। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि लाइफ में आने वाली मुश्किलें हमारे यहाँ द्वंद्व होती हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें आसानी से मिल रही है, हमें सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए तो एक बार को लाइफ एकदम बोरिंग होने लगेगी हमारे लिए। वही चीज़ कहानी के साथ होती है। कहानी में हर चीज़ अगर अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी, तो हमें कहानी में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो कहानी में जो लड़ाई झगड़ा और मतभेद, प्रतिशोध, मुश्किलें, जो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना, यही कहानी में इंटरेस्ट को पैदा करती है। इसी को हम कहते हैं द्वंद्व। कहानी की यह शर्त है कि नाटकीय आकार से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट झलक रखेगा, कहानी भी उतनी सफलता से आगे बढ़ेगी। यानी कि आपकी कहानी में जितने भी द्वंद्व हो रहे हैं उनको आप सरल तौर से सामने रखो, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। आप सामने दिखाओ कि इन 2 लोगों के बीच ये परेशानी है, या नायक को ये काम करने में ये परेशानी आ रही है, या उसका कोई खो गया है, उसे ढूंढने में ये दिक्कत आ रही है। तो उसे आपको स्पष्ट तौर से व्यक्त करना है। तभी क्या होगा, जो भी पाठक है वो आपकी इस कहानी के साथ रिलेट कर पाएगा और वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा तत्व है देशकाल और वातावरण। ठीक है, क्या है? देशकाल और वातावरण। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देशकाल और वातावरण होता है। कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए देशकाल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है।
कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। देखिए अब इसमें क्या चीज़ है, अब मैं आपको बताती हूँ कि देशकाल और वातावरण कैसे होता है। आप सभी ने क्लास 10th में एक कहानी पढ़ी थी, याद होगा, नेताजी का चश्मा, याद है नेताजी का चश्मा। तो उसमें नेताजी का चश्मे में जो हमारे हालदार साहब थे वो एक कस्बे से गुजरते थे, तो उस कस्बे का वर्णन दिया गया था, याद है। एक छोटा सा कस्बा था जिसमें एक ओपन एयर सिनेमा घर था, एक नगर पालिका थी, ये एक स्कूल था, ये सारी चीज़ें बताई गई थी ना। तो वो क्या था, उस कहानी का देश काल था, वातावरण था, कि हम जिस कस्बे के बारे में ये कहानी बताने जा रहे हैं उस कस्बे का देश काल और वातावरण ये है कि ये एक कस्बा है, छोटा सा कस्बा है, ज़्यादा नहीं है। एक मुख्य बाजार है, बीच में नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, उसमें एक पान वाला है। इस तरीके से हमने क्या बताया कि वो कहानी एक कस्बे में घटित हो रही थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जिससे आप ये समझ पाओगे कि कहानी में देशकाल और वातावरण क्यों ज़रूरी होता है। देशकाल और वातावरण इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कहानी सुनते हैं, जब हम कहानी पढ़ रहे हैं, जैसे हमने नेताजी का चश्मा पढ़ना जब शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने हमें कस्बे के बारे में बता दिया कि कस्बा इस तरीके का था। हमारे दिमाग में वो कस्बा बन गया, हमने वो कस्बा बना लिया। ठीक है, फिर उन्होंने जब नेताजी की मूर्ति बताई तो हमने अपने कस्बे में कल्पना में नेताजी की मूर्ति भी बना ली। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि एक पान वाला है उसी चौराहे पे, वो भी हमने बना लिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे कहानी में जो जो चीज़ें लिखी होती हैं उसे हम इमेजिन करने लगते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें हम इमेजिन करें वो एकदम सटीक हो, सरल हो, इसके लिए कहानी में देशकाल या वातावरण दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहानी अगर महाभारत काल की है और द्रौपदी चीरहरण का दृश्य लगा है तो उस राज दरबार का वर्णन किया जाएगा कि सिंहासन लगा हुआ है, उस पर राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, चौपड़ लगी हुई है, एक तरफ पांडव बैठे हैं, एक तरफ कौरव बैठे हुए हैं, सभी सभासद बैठे हैं। ठीक है, और जो है ये एक जो है ये हमारे सामने दृश्य लगाया जाएगा और क्या कहते हैं सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ का एक वातावरण आपके सामने तैयार करेंगे ताकि आप अपने दिमाग में ये सारी चीज़ों की एक पिक्चर खींच लें। इसीलिए देशकाल और वातावरण बताना ज़रूरी होता है और उसी हिसाब से पात्र भी हमारे डिसाइड होते हैं। जैसे अगर गांव का दृश्य है तो जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सभी गांव के ही होंगे। नेक्स्ट आते हैं पात्र एवं चरित्र। कहानी में पात्र नहीं है, चरित्र नहीं है तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो इनका होना भी जरूरी है। चरित्र कहानी का संचालन उनके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। पात्रों का अध्ययन करना कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से पात्रों का चरित्रण करने और उनके संवाद लिखने में होगी। पात्रों का चरित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का बखान, वर्णन कहानीकार द्वारा किसी दूसरे पात्र के संवाद के माध्यम से किया जाता है। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण, कोई भी कहानी होगी उसमें पात्र होना जरूरी है क्योंकि बिना पात्रों की कहानियां बढ़ नहीं सकती। अब क्या होता है, पात्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, चरित्र चित्रण को व्यक्त करते हैं क्योंकि उसमें जितने कैरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको नेताजी का चश्मा का उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें मेन 3 लोग थे। पहले हमारे हालदार साहब थे, दूसरा पान वाला था और तीसरा वो कैप्टन था। ठीक है, याद आया ना, ये 3 लोग थे। अब जो है पात्रों का चरित्रण किस तरीके से किया जाता है, जैसे कैप्टन के साथ कोई संवाद नहीं है, कुछ नहीं है, जितना भी संवाद हो रहा है वो हालदार और पान वाले जी के साथ हो रहा है। अब लेकिन कैप्टन के बारे में कैसे बताया जाए, तो उन्होंने क्या किया, कहानीकार ने यानी कि स्वयं प्रकाश जी ने जो कहानी लिखी ये नेताजी का चश्मा, उन्होंने क्या किया, उस पात्र यानी कि कैप्टन के पात्र का वर्णन करने के लिए उन्होंने सहारा लिया पान वाले का। पान वाले ने कैप्टन का चरित्रण किया कि भैया वो एक लंगड़ा है, फेरी लगाता है, चश्मा बेचता है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, यही था ना। और बाकी जो रही सही चीज थी वो हालदार साहब अपनी सोच में चीजों को सोच रहे थे, यानी कि हालदार साहब के मन से उन्होंने ये बात निकलवाई। तो हमेशा पात्र तो होते हैं लेकिन पात्रों का चरित्र चित्रण यानी कि एक पात्र का चरित्र बताने का कार्य जो है वो दूसरे पात्र के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं संवाद।
कहानी के पात्रों के द्वारा किए गए उनके विचारों की अभिव्यक्ति को संवाद या कथोपकथन कहते हैं। कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। संवाद ही कहानी तथा पात्र को स्थापित एवं विकसित करके कहानी को गति देकर आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उन्हें वह संवादों के माध्यम से सामने लाता है। देखिए, कोई भी कहानी है, कोई भी द्वंद्व है, कुछ भी है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो पात्रों के संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी कहानी। जब तक पात्र कोई संवाद नहीं बोलेंगे तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि कहानीकार उन्हें लिख नहीं सकता, तो उस कंडीशन में वो पात्रों की संवादों के माध्यम से व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है, चलिए हम देखते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं, उन्होंने क्या बताया कि एक घटना घटी, वो थी कैप्टन की मृत्यु। नेताजी के चश्मे में कैप्टन की मृत्यु हुई ना, तो इस घटना को कहानीकार ने किस तरीके से व्यक्त किया था, याद है आपको? उन्होंने कैसे व्यक्त किया? उन्होंने ये पान वाले के मुंह से कहलवाया, संवाद के माध्यम से, ठीक है ना, कि भाई उन्होंने बोला, हवलदार साहब ने पान की दुकान खुली देखी, वो पान वाले के पास गए, उससे पूछा कि भाई ये अब नेताजी की मूर्ति का चश्मा क्यों नहीं बदलता? तो कैप्टन ने कहा कि भाई, उसने पान वाले ने कहा कैसे बदलेगा भाई, चश्मा पहनाने वाला ही नहीं रहा, अर्थात कैप्टन की मृत्यु हो गई। तो वो एक घटना जो कैप्टन की मृत्यु की घटना थी, वो पान वाले के संवाद के माध्यम से लेखक ने व्यक्त करी। इस घटना को वो होते उसने कहीं नहीं दिखाया, लेकिन उस घटना को संवाद के माध्यम से व्यक्त कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं चरमोत्कर्ष। ठीक है, किसी भी कहानी का चरमोत्कर्ष क्या होता है? जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल यानी जिज्ञासा की पराकाष्ठा चरम सीमा पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखनीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे। पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है, कि उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे उसके अपने हैं। अब कहानी में चरमोत्कर्ष वो होता है कि जब कहानी अपनी एक जिज्ञासा पर पहुंच जाए, ऐसी एक कंडीशन पर पहुंच जाए कि अरे अब इसके आगे क्या, ठीक है। अब ये कहानी, चलो हम अब चलते हैं हम लोग नेताजी की चश्मा, उसी कहानी के माध्यम से हम आपको सब बताते हैं। उस कहानी का चरमोत्कर्ष कब आया? उस कहानी का चरमोत्कर्ष उस दिन आया जिस दिन हवलदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा। भाई ये तो हुआ कि कैप्टन मर गया और उसमें कई महीने तक कोई चश्मा मूर्ति पर नहीं लगा हुआ लिखा, तो हर बार वो बगैर देखे वहां से जा रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन आदत के अनुसार उन्होंने मूर्ति के देखा और वहां पर उन्होंने सरकंडे का चश्मा लगा देखा। तो वो एक चरमोत्कर्ष था, और हवलदार साहब के मन में और हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, हमारे मन में भी ये चीज आई कि आखिर ये सरकंडे का चश्मा लगाया किसने, ठीक है ना, क्योंकि वहां लगाते हुए कोई नहीं दिखा। नेताजी की मूर्ति पर बस वो सरकंडे का चश्मा लगा था, हमने इतना देखा। तो इस तरीके से वो उस कहानी का चरमोत्कर्ष था और वहीं पे वो क्लाइमेक्स था। सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखकर उन्हें आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर देशभक्ति की भावना दिखी और हमें उस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया कि पाठक यानी कि हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो ये समझें कि जो हमने सोचा था वो सही है या नहीं, ठीक है। तो ये रहे कहानी के हमारे तत्व। आगे छठवां हमारा तत्व है भाषा शैली। कहानीकार के द्वारा कहानी का प्रस्तुतिकरण के ढंग या रूप को ही भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे, अतः कहानी की भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी होनी चाहिए। कोई भी कहानी हो उसकी भाषा अगर सरल है, क्योंकि कहानी पढ़ने वाला हर एक वर्ग का व्यक्ति होता है। भाई विद्वान भी पढ़ेगा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, स्त्रियां पढ़ेंगे, एक व्यापारी पढ़ेगा, एक किसान पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे। इसलिए कहानी को हमेशा उसकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए ताकि सारे ही वर्ग उसके साथ आसानी से पढ़ सकें और सारी बातों को समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य। प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जानी चाहिए। कहानी की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकती, अतः उद्देश्य कहानी का एक अनिवार्य तत्व। कोई भी कहानी है वो हमेशा किसी उद्देश्य से लिखी जाती है। जैसे नेताजी का चश्मा किस पर्पज से लिखी गई कि हमारे अंदर वो देशभक्ति की भावना को जगा सके, ठीक है ना। सूरदास की झोपड़ी किस पर्पज से लिखी गई, उसका क्या उद्देश्य था कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं मगर उनसे हार के हमें नहीं बैठना, हमें संघर्ष करते रहना
है ना। तो इसलिए हर कहानी का अपने एक उद्देश्य होता है और कहानी के अंदर वो उद्देश्य पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं कहानी लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी में बहुत सारी बातें, क्योंकि जब हम कहानी लिखें तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहला है कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक उपयुक्त तथा आकर्षक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहानी जब भी आप शुरू करो एकदम इंटरेस्टिंग वे में होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहानी में इंटरेस्टिंग नहीं होगी ना, तो पढ़ने वाला शुरू में जरा सा पढ़ेगा और छोड़ देगा, उसे लगेगा नहीं ये कहानी अच्छी नहीं है। तो इस कंडीशन में हमेशा आकर्षक लिखिए, इंटरेस्टिंग लिखिए। जो भी आप उसका शीर्षक दे रहे हैं उसमें कहानी समझ में आ जानी चाहिए, एकदम उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कहानी में विभिन्न घटनाओं प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसे इक्वलिटी दी, यानी कि किसी घटना को आप बहुत ज़्यादा लार्ज कर दो, किसी को कम कर दो, ये काम नहीं करना। एकदम बराबर लेके उनको चलने की कोशिश करना। किसी प्रसंग को ना अत्यंत संक्षिप्त लिखें और ना अनावश्यक रूप से विस्तृत यानी कि बढ़ा कर लिखें। तो समझ में आया कि सबको जो है बराबर हर घटना को बराबर बराबर हिस्सेदारी में आपको जगह देनी है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभामयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। तो समझ में आया, बहुत लंबे लंबे वाक्य में जो है पाठक उलझ जाता है, वो सही अर्थ को नहीं समझ पाता। इसलिए लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए, मुश्किल नहीं होने चाहिए, मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति आसानी से समझ सके। संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। तो जितने भी आप संवाद लिखें उसमें जितने भी कैरेक्टरों को आप वो संवाद दे रहे हैं वो उनके स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक पात्र है जो बहुत ही शाय नेचर का है, तो उसके संवाद कम रहेंगे, लेकिन जितना वो बोलेगा वो प्रभावमय होगा, मतलब पूरी तरीके से वो अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कह देगा। उसी तरीके से अगर एक बड़बोला व्यक्ति होगा तो वो बहुत ज्यादा बोलेगा, तो उसके संवाद ज्यादा रहेंगे। कहानी में संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। तो कहानी में एकदम संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। जो चीज कही जा रही है वो कहानी से संबंधित हो, उद्देश्य को पूरी तरह प्रकट करे और उस उद्देश्य की तरफ आगे, मतलब क्लाइमेक्स की तरह कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हो। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। जब आप कहानी का अंत करो तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, पाठक पढ़ने के बाद उससे सेटिस्फाई रहे, सहजता के साथ हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो कहानी का अंत ऐसी जगह पर कर रहे हो जाके जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय कैसे लिखें कहानी, ये यहाँ समाप्त हुआ। तो समझ में आया ना कि कहानी के क्या क्या तत्व हो सकते हैं, कैसा इतिहास है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो सभी की कुछ जो है हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम लेकर आएंगे आपके लिए अगले वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।